दोस्तों, स्नेहा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम स्नेहा है। आज हम साइंस के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? खून की कमी का रोग, आनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, व्यवसाय संबंधी रोग। तो हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया ग्रसित व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसका खून जल्दी बंद नहीं होता। क्या हो जाता है? देखो, अगर किसी को हीमोफीलिया है और उस व्यक्ति को चोट लग जाती है तो खून जल्दी से बंद नहीं होता है। अगर हम इसे देखें कि चोट लगने के बाद जो रक्त है वह का थक्का नहीं जमता है, मतलब बहना ही बंद नहीं होता, जल्दी बंद नहीं होता, तो रक्त का थक्का कैसे जमा होगा, है ना। हीमोफीलिया रोगियों के शरीर में एक खास तरह का प्रोटीन नहीं होता जो ब्लड के थक्के को बनाती है। ब्लड के थक्के बनाने वाला जो एक खास तरह का प्रोटीन है वो हीमोफीलिया रोगी के शरीर में नहीं होता है। यह बीमारी लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाई जाती है। तो हीमोफीलिया ज्यादातर किस में देखी जाती है? लड़कों में देखी जाती है। तो हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह बीमारी आमतौर पर माता पिता से बच्चों में होती है, मतलब यह वंशानुगत बीमारी है। इस रोग में शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन जैसे फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी हो जाती है, जिससे चोट लगने पर खून का बहना समान रूप से अधिक समय तक जारी रहता है। मतलब थक्का बनाने वाले प्रोटीन की ही कमी है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसे टिश्यू फैक्टर या फैक्टर 8 भी कहा जाता है, एक प्रोटीन और फास्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स है जो शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को शुरू करता है। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को कौन शुरू करता है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स। यह क्षतिग्रस्त ऊतकों और प्लेटलेट्स द्वारा जारी किया जाता है जो प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन में बदलने में मदद करता है, जिससे अंततः रक्त का स्राव रुक जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किसकी जांच की जाती है? बायोप्सी की, बायोस्कोपी की, कार्डियोलॉजी की, रेडियोग्राफी की। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बायोप्सी। बायोप्सी और कैंसर, तो कैंसर के ऊतकों की जांच किसके द्वारा की जाती है? बायोप्सी के द्वारा। कैंसर के ऊतकों की जांच बायोप्सी के द्वारा की जाती है। बायोप्सी इस प्रक्रिया में डॉक्टर शरीर के प्रभावित हिस्से से ऊतकों का नमूना लेते हैं। पैथोलॉजिस्ट इन ऊतकों की जांच करके यह पुष्टि करते हैं कि कोशिकाएं कैंसरग्रस्त हैं या नहीं और वो किस प्रकार का कैंसर है। तो बायोप्सी करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? डॉक्टर शरीर से प्रभावित हिस्से से ऊतकों का नमूना देखते हैं, नमूना लेते हैं और फिर पैथोलॉजिस्ट इन ऊतकों की जांच करके यह पुष्टि करते हैं कि कोशिका कैंसरग्रस्त है या नहीं है, मतलब व्यक्ति में जो कोशिकाएं हैं उसमें कैंसर है या नहीं है, और है तो किस प्रकार का कैंसर है। रेडियोग्राफी एक इमेजिंग तकनीक है जो एक्सरे का इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट की आंतरिक संरचना को देखने के लिए किया जाता है। तो रेडियोग्राफी क्या है? रेडियोग्राफी एक इमेजिंग तकनीक है जिससे हम व्यक्ति की इमेज लेते हैं या एक्सरे का इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं और वह ऑब्जेक्ट की आंतरिक संरचना को देखने के लिए यूज होती है। बायोस्कोपी के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि शरीर की कोशिका जीवित है या नहीं है। जो कोशिकाएं हैं वह जीवित है या नहीं, ये कौन पता लगाता है? बायोस्कोपी। कार्डियोलॉजी यह चिकित्सा की वह शाखा है जो हृदय और उससे संबंधित विकारों के अध्ययन उपचार से संबंधित है, न कि कैंसर के ऊतकों की जांच से। तो कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड है, बायोस्कोपी कोशिका से रिलेटेड है, रेडियो ग्राफी एक्सरे से रिलेटेड है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बायोप्सी, क्योंकि कैंसर की जांच के लिए पूछा गया है, तो बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से, दिल, गुर्दा, फेफड़े। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी। हड्डियां कमजोर होकर जल्दी टूटने लगती हैं, कहीं यह ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। तो बोलते हैं ना कि ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो गया है क्योंकि हड्डियां टूट रही हैं, इसीलिए।
ये दिया गया है कि इसके लक्षण क्या है। देखो इसके लक्षण है पीठ का दर्द होना, झुक कर चलना, कद कम होना, मामूली चोट में भी हड्डी टूट जाना। मतलब उसे कम चोट भी लगती है तो हड्डी टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? यह एक ऐसी बीमारी है जिससे हड्डियों का घटना तो घट जाता है, जिससे कमजोर हो जाती हैं हड्डियां और आसानी से टूट जाती हैं। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। किन लोगों में अधिक खतरा है? जैसे महिलाओं में अधिक खतरा होता है बढ़ती उम्र के साथ, कैल्शियम में कमी के साथ, शारीरिक गतिविधि की कमी के साथ। बचाव के उपाय: संतुलित आहार खाना चाहिए, कैल्शियम, विटामिन डी और नियमित व्यायाम करें। ये दोनों में ही बचाव के उपाय हैं यदि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है तो, मतलब हड्डियां टूट रही हैं तो। हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रमुख हड्डी संबंधी रोग है जिसका शाब्दिक अर्थ छिद्र युक्त हड्डियां होता है। इस बीमारी में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और वो कमजोर हो जाती हैं या नाजुक हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मामूली झटके या गिरने से भी हड्डियां टूट जाती हैं या फ्रैक्चर हो जाती हैं या टूटने का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से कूल्हे, कलाई और रीढ़ की हड्डियों में ऐसा होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये हड्डी संबंधी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? यकृत की, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क। तो निमोनिया किससे संबंधित है? निमोनिया फेफड़ों से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। निमोनिया के कुछ लक्षण हैं जैसे कि तेज बुखार का आना, बलगम होना, शरीर में दर्द होना, सीने में दर्द होना, नाखूनों का नीला पड़ना, खांसी जुकाम आना या थकावट होना, सांस लेने में परेशानी होना और कपकपाहट होना, मतलब ठंड लगना। तो ये सब निमोनिया के लक्षण हैं। निमोनिया फेफड़ों की सूजन के कारण होता है। निमोनिया एक ऐसा संक्रमण है जो एक या दोनों फेफड़ों में सूजन पैदा करता है। इस स्थिति में फेफड़ों की हवा की थैलियां में तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है। किस में भर जाता है? फेफड़ों की हवा की थैलियों में तरल पदार्थ या मवाद बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु, कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु या कवक के कारण होता है। इसके क्या लक्षण हैं? खांसी आना, बुखार होना, ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये सब किसके लक्षण है? निमोनिया के लक्षण है। और इसका कारण क्या है? फेफड़ों में होता है, जब फेफड़ों में सूजन हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है हृदय रोग, गुर्दे की खराबी, कैंसर या हेपेटाइटिस बी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। कीमोथेरेपी करती क्या है? कीमोथेरेपी ट्यूमर का आकार छोटा करती है, कैंसर फैलने की संभावना को कम करती है, शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या कम करती है, कैंसर के मौजूदा लक्षणों को कम करती है। तो कैंसर वाले मरीज को कीमोथेरेपी कराने है ना, इसीलिए कैंसर है जिसको उसको कीमोथेरेपी कराने के लिए डॉक्टर बोलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कीमोथेरेपी पद्धति से कैंसर का उपचार किया जाता है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने, उनके विकास को रोकने या ट्यूमर को सिकुड़ने के लिए शक्तिशाली दवाओं का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? देखो, कीमोथेरेपी पद्धति से कैंसर का उपचार किया जाता है, मतलब इसका तो कोई ऐसा उपचार नहीं है तो कीमोथेरेपी कराते हैं, यह कैंसर का उपचार इससे होता है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे कैंसर कोशिकाओं को मारने, उनके विकास को रोकने या ट्यूमर को सिकुड़ने के लिए शक्तिशाली दवाओं का उपयोग किया जाता है। मुख्य बिंदु हैं उपचार। उपचार क्या है? कैंसर कोशिकाओं की तेजी से विभाजन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। प्रकार क्या है? यह स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, रक्त कैंसर या आदि के लिए प्राथमिक उपचारों में से एक है। प्रक्रिया: दवाओं, नसों, फोर्थ के माध्यम से यह गोलियों के रूप में दी जा सकती है। साइड इफेक्ट: इसमें बाल झड़ जाते हैं, मतली, कमजोरी जैसे सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट भी पता चल गए और कैंसर वाले मरीज को कीमोथेरेपी कराते हैं और इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओटीसी दवा क्रोसिन एक प्रकार की दवा है। दर्दनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, रोगाणु रोधक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। तो दर्द का अंत तुरंत, क्रोसिन यूज डोज साइड इफेक्ट। तो ये क्या है? क्रोसिन के बारे में है कि ये दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है। ओटीसी दवा क्रोसिन मुख्य रूप से दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है, प्रकार की दवा है। इसमें पैरासिटामोल होता है जो बुखार मतलब हमारे ज्वरनाशक को कम करता है और हल्के से माध्यम दर्द या दर्दनाशक जैसे सिर दर्द, शरीर दर्द या दांत दर्द से राहत दिलाने में सहायक है। दर्दनाशक दर्द को कम करता है, ज्वरनाशक बुखार के तापमान को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो अल्फ्रेड बी नोबेल ने, जोनास एडवर्ड साल्क, मैरी क्यूरी, लुई पास्चर। आंसर क्या हो जाएगा? हमें पोलियो के टीके किसने विकसित किया है ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जोनास एडवर्ड साल्क ने। पोलियो की टीका या पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, विकसित किसने किया था? जोनास एडवर्ड साल्क ने। जोनास एडवर्ड साल्क एक अमेरिकी चिकित्सीय शोधकर्ता और विषाणु वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1955 में पहली सफल पोलियो टीके की वैक्सीन का विकास किया। किसका विकास किया? पोलियो के टीके का विकास 1955 में किया। किसने किया? जोनास एडवर्ड साल्क ने। ये क्या है? ये एक अमेरिका चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु वैज्ञानिक हैं। जोनास एडवर्ड साल्क ने 1950 के दशक की शुरुआत में पोलियो के खिलाफ पहला सुरक्षित और प्रभावी टीका विकसित किया। इस टीके में मरे हुए निष्क्रिय वायरस का उपयोग किया गया था और इसे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। उन्होंने मानवता की भलाई के लिए इस टीके को पेटेंट नहीं कराया, है ना? क्या नहीं कराया? पेटेंट नहीं कराया। कुछ अतिरिक्त जानकारी जैसे कि मौखिक पोलियो वैक्सीन ओपीवी बूंदों वाली दवा बाद में अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित की गई थी। तो इन्होंने इंजेक्शन के द्वारा पोलियो के इंजेक्शन के द्वारा लगाना शुरू किया था, लेकिन फिर अल्बर्ट आए और उन्होंने ओरल ही पिलाना शुरू किया पोलियो को। तो जो विकसित करने का काम किसने किया था? जोनास एडवर्ड साल्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव में से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, लार, मवाद, खून। तो घाव से निकलने वाला सफेद द्रव क्या होता है? मवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। घाव से निकलने वाले सफेद या गाढ़े पीले रंग के द्रव को मवाद या पस कहा जाता है। यह संक्रमण इन्फेक्शन का संकेत है जिसमें मृत कोशिकाएं मतलब डेड सेल्स और श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स शामिल होते हैं। मवाद या पस यह आमतौर पर गाढ़ा, दूधिया या सफेद पीले रंग का होता है और संक्रमण का संकेत है ना? अगर ऐसा है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि संक्रमण फैल सकता है। सीरस, अगर घाव से साफ पतला तरल निकल रहा है तो यह सामान्य उपचार का हिस्सा हो सकता है। संक्रमित घाव से निकलने वाला मवाद दुर्गंध युक्त हो सकता है और इसके लिए चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? मांसपेशिया तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, आंख। तो सूखा रोग किसे किसे प्रभावित करता है? कंकाल तंत्र को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सूखा रोग या रिकेटस के कारण शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी, सूरज की रोशनी ना मिलना, सिलिएक डिसीजेस का ट्रीटमेंट, किडनी में जुड़ी समस्याएं, वायु प्रदूषण, अनुवांशिक या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये सब क्या है? सूखा रोग है जिसे हम रिकेटस कहते हैं, जिसे विटामिन डी की कमी हो जाती है। सूखा रोग जिसे रिकेटस भी कहा जाता है मुख्य रूप से शरीर के कंकाल तंत्र या हड्डियों को प्रभावित करता है। यह बीमारी बच्चों में विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फोरस की कमी के कारण होती है जिससे हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप हड्डियों में टेढ़ापन जैसे धनुषाकार पैर, कलाई का चौड़ा होना और रीढ़ की हड्डी में विकार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो कंकाल तंत्र किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग को। सूखा रोग क्या है?
डेलिकेटस है। ये किसको प्रभावित करता है? शरीर के कंकाल तंत्र या हड्डियों को प्रभावित करता है। बीमारी क्या है? जो यह बीमारी बच्चों में विटामिन डी या कैल्शियम या फास्फोरस की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो श्वसन तंत्र सभी को पता होगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। श्वसन तंत्र वायु प्रदूषण से संबंधित है और यह जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो हानिकारक कण जैसे PM 2.5 जो सबसे खतरनाक होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? जैसे अस्थमा, सांस लेने में कठिनाई और घरघराहट, ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन नली में सूजन, COPD फेफड़ों में पुरानी बीमारी जैसे सांस लेने में मुश्किल हो जाना, या फेफड़ों का कैंसर, लंग्स कैंसर लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से होता है। तो वायु प्रदूषण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तंबाकू का धुआं, ये क्या है? वायु प्रदूषक है ना। कभी पूछ भी लिया जाता है कि वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तंबाकू का धुआं। वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। रोग क्या होता है? दमा, खांसी, फेफड़े का रोग हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण से फेफड़े का कैंसर, तंत्र का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, उसे फॉलो जरूर करें ताकि आपको इसकी PDF मिल जाए। थैंक यू।